तो ध्यान रखें कि आप लोग उसको अच्छे से करने की कोशिश करें। तो चलिए, तो क्लास को देर ना करते हुए आज हम लोग उसी चीज को आगे देखेंगे। मैंने कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कहां तक हो गया था? संविधान का आप लोग देख रहे थे, संविधान का भाग 1। आज आप लोगों को देखना है संविधान का भाग 2, पार्ट 2। आप लोगों को पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, संविधान का भाग 2 है ना। पार्ट 2 आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 2 में है क्या? इसमें है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। और नागरिकता का प्रावधान है जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप। क्या कहते हैं? सिटीजनशिप की बात करेंगे, नागरिकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और नागरिकता, और ध्यान में ये भी रखना है कि कहां से कहां तक पढ़ना है। अनुच्छेद आपको 5 से लेकर के 11 तक। कल आप लोगों ने, अब हम लोग बात करेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता से या सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या प्रोविजन है यहाँ पे। तो जो प्रोविजन है उसके बारे में हम लोग एक एक आर्टिकल्स को हम लोग बात करते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब लिख लीजिएगा, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 5। क्या है? अनुच्छेद 5। आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में ध्यान रखिएगा, इसमें एक लाइन लिखिएगा, संविधान के प्रवर्तन के समय नागरिकता। संविधान के प्रवर्तन के समय नागरिकता। सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, संविधान के प्रवर्तन के समय, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो उस समय नागरिकता का प्रावधान। ये आर्टिकल 5 क्या कहता है? इस 5 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। इसमें समझने वाली, आपने इतनी बातें पढ़ी, इसमें क्या है? इस आर्टिकल के अनुसार ये प्रोविजन किया गया था कि कोई भी भारत में ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में रह रहा है, पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में रह रहा है, तो भारत का नागरिक होगा। यह प्रोविजन किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में अनुच्छेद 5 में यह था कि जो है संविधान के प्रवर्तन के समय नागरिकता, जब संविधान लागू हो रहा है तो कौन नागरिक होगा? जो पिछले कम से कम 5 वर्षों से भारत की भूमि पर पूर्ण या अस्थायी रूप से भारत में रह रहा है। ठीक, चलिए, और भारत का नागरिक होगा। अब कुछ ऐसे लोग जिनके संदर्भ में ये बातें लागू नहीं होती, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसी ही दौरान एक और भी देश बना था भारत के ही साथ, जिसके कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान है, यहां पे भी एक पाकिस्तान था। पाकिस्तान तो जो है 14 अगस्त 1947 को बन गया। अब उसके संदर्भ में तो ये वाला आर्टिकल प्रावधान नहीं करता कि पिछले 5 वर्षों से कोई भारत में रह रहा है, क्योंकि तो वहां पे 5 वर्ष से भारत की भूमि की हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए 2 आर्टिकल्स बने, एक अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7। पहले आपको अनुच्छेद 6 के बारे में लिखना है, लिखेगा अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले या आने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता। सिटीजनशिप in the respect of people come from Pakistan to India, come from Pakistan to India। ठीक है ना। भारत से, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता। ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग कोई कहानी। अनुच्छेद 7 देख लीजिएगा। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता।
citizenship in respect of people go to India from Pakistan. गो टू इंडिया फ्रॉम, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता। एक क्या है भाई, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक क्या है, आर्टिकल 6 और 7, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों आर्टिकल्स किसके संदर्भ में है? पाकिस्तान के संदर्भ में। इसके संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान करता है। दरअसल में हमने आपको बताया था कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? तो 3 जून 1947 को। याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें क्लास की थी, याद होगा। तो 3 जून 1947 को भारत की जो स्वतंत्रता अधिनियम था, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया, दिस इज प्रेजेंटेड ऑन द 3 जून 1947, इतनी तिथि को प्रस्तुत किया गया था। और पारित कब हुआ था, पास कब हुआ था? 19 जुलाई 1947 को। 19 जुलाई, ये दोनों ही तिथियां, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संसद में कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया? तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? तो 3 जून 1947 को। कब पारित हुआ? 19 जुलाई, ये तिथि महत्वपूर्ण है। कब? 19 जुलाई 1947। 19 जुलाई 1947 में दिस एक्ट इज द पास इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिस, मतलब यह एक्ट क्या हुआ था? पास हुआ था। कब? इस तिथि को। जब ये पास हुआ तो क्या कहा गया? इस एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। क्या कहा गया? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। पहला प्रावधान था, इंडिया इज द फ्रीडम ऑन द 15 अगस्त 1947। ठीक है ना? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होगा? फ्रीडम होगा, वह स्वतंत्र होगा। पहली चीज है। दूसरी चीज क्या थी कि भारत 2 मुल्कों में होगा, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा हिंदुस्तान। क्या होगा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये 2 मुल्क। इसी अधिनियम में प्रावधान। पाकिस्तान बहुल क्षेत्रों में पाकिस्तान, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पाकिस्तान बनेगा और हिंदू बहुल क्षेत्रों में हिंदुस्तान बनेगा। ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा, ये भी प्रावधान किया गया, जिस भी व्यक्ति को जिस भी देश में रहना है वह स्वतंत्र है, उसे हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, वो वहां पे जा सकता है, उस क्षेत्र में जा सकता है। कब जा सकता है? 19 जुलाई 1947 से 18 जुलाई 1948 तक ध्यान रखिए, तक की बात करें, या 19 जुलाई 1947 से 19 जुलाई 1948 के पूर्व की बात करेंगे तो एक दिन पहले, इसका मतलब 18 जुलाई 1948 तक, ये तिथियां पूरे 1 साल तक। जो भी, जिस भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में चला जाए, और जिसको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान। और ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का नक्शा है, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्षेत्र क्या था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ये भी क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और यहाँ पे बन गया पाकिस्तान। ये बना पश्चिमी पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, और ये बना पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था तो 2 पाकिस्तान थे, ध्यान रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और इसकी जो कैपिटल थी, इसकी जो राजधानी थी, इस्लामाबाद, यहाँ पे थी, पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 में ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, इन्होंने अपने आप को पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र कर लिया। क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। जब स्वतंत्र कर लिया और अपने देश का नाम रखा बांग्लादेश, तब से बन गया बांग्लादेश। और जो पश्चिमी पाकिस्तान था, अभी भारत के पश्चिम में था, अब इसे पाकिस्तान हो गया। पश्चिम पूरब करने की जरूरत नहीं, एक ही पाकिस्तान बना, रह गया। तो ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान रखिएगा, जब ये तिथियां दी गई तो जिसको पाकिस्तान में जाना था वो पाकिस्तान जाने लगा, जिसको हिंदुस्तान में जाना था हिंदुस्तान। और इस चीज को आप लोग देखेंगे कि, और इसी दौरान बहुत मारकाट हुई थी, और खास करके मुस्लिमों और सिखों में हुआ।
क्योंकि मुस्लिम और सिखों में एक शुरू से ही एक जो है बदले की भावना इन लोगों के बीच में हमेशा बनी रही है, और ये चीजें फारूक सियर के समय से चली आ रही हैं, ठीक है ना। और आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कितने लोगों ने मूवी देखी है, गदर एक प्रेम कथा? देखा है आप लोगों ने इस मूवी को? नहीं देखे हैं तो देखिएगा, गदर एक प्रेम कथा, जिसमें पहला सीन ही दिखाता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसमें एक दूसरे देशों में लोग जा रहे थे और कितनी मार काट हो रही थी, कितने लोगों की हत्याएं हो रही थी, ट्रेनों पे लोगों की मार करके छोड़ दिया जा रहा था, ये उस मूवी में देखेंगे। ऐसे में एक पाकिस्तान का परिवार, मतलब पाकिस्तान मतलब एक मुस्लिम परिवार जो पाकिस्तान जा रहा था, जो अमरीश पुरी का परिवार दिखाता है, और उसमें से एक उसकी बेटी सकीना जो छूट जाती है, अमीषा पटेल का रोल है, ठीक है ना, जो छूट जाती है। अब फिर आप देखते हैं तो उस सकीना के साथ साथ क्या होता है, और फिर एक सिख जो उसी को दिखाता है कि उसको कैसे उसकी रक्षा करता है। पूरी कहानी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है और मूवी अच्छी लगती है। और मुझे भी मूवी है ना, उस मूवी में एक बहुत अच्छी सीन मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है ना। और वो सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि क्योंकि वह अपने लखनऊ में बना है, अपने लखनऊ में शूटिंग हुई है। और जो बड़ी वाली जो मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, तो ठीक सामने जो आपका इमाम बाड़ा है उसका जो गेट है वहीं पे बना है, और टीले वाली मस्जिद पे वो शूटिंग किया गया है। और उसमें जब वो हैंड पंप उखाड़ करके जब वो मारता है, ठीक है ना, ये सीन अच्छी सीन बहुत इंप्रेसिव लगती है, ठीक है ना। लेकिन तो हम लोग देखेंगे वो चीजें यहाँ पे हुई थी। आप लोग भी भाई मूवी भी, हमें नहीं कहते कि जो पढ़ने वाले बच्चे मूवी नहीं देखते, मूवी देखिए, लेकिन अति मत कीजिए किसी भी चीज की। महीने में, साल भर में, महीने 2 महीने में एक आध मूवी देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मूवी देख लेते हैं, माइंड फ्रेश रहे, कोई जब भी मूवी देखिए तो अच्छी मूवी देखिए जिससे कि आप उससे प्रेरित हो लेटर में, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई जाता है। अब ध्यान रखें, अब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 6 के तहत इस क्षेत्र से कोई भी भारत में अगर आता है, कब? 19 जुलाई 1947 के बाद और 28 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत में आ जाता है तो अनुच्छेद 6 के तहत वो भारत का नागरिक होगा। वो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। लेकिन अगर यहीं पे देखें अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता। एक बच्चे ने कहा सर जो पाकिस्तान चला गया उसके संदर्भ में क्या नागरिकता की बात करें? जी नहीं, कुछ ऐसे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन जब पाकिस्तान में गए तो उन्हें भारत की याद आने लगी, क्योंकि भारत में ही तो अपने लोग थे, हमारी जो सरजमी थी वो भारत में ही थी। ये लोग यहां से चल दिए, कहां पे? भारत। जब ये यहां से भारत चल दिए तो अगर ये 18 जुलाई 1948 के पहले वापस आ गए तो मान लिया गया कि वो गए ही नहीं थे। लेकिन कोई यहां से गया, चल दिया, और चलने के बाद वो 18 के बजाय 19-20 जुलाई को भारत पहुंचता है, तो वो क्या भारत का नागरिक रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ये बातें हैं। तो ऐसे में इन लोगों को जो 18 जुलाई 1947 के 48 के बाद भारत में आते हैं पाकिस्तान से, फिर उनका पंजीकरण किया जाता है और फिर भारत सरकार इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करती है। उनको नागरिकता दी भी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? क्यों? क्योंकि हो सकता है ये लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में वहां की जो खुफिया एजेंसी से मिल गए हो और फिर भारत में नागरिक बन करके आ गए हो, ये भी हो सकता है। या उनको पाकिस्तान का अविश्वास हो गया उनके ऊपर, एक बार पाकिस्तान का प्रेम उनका उजागर हुआ था, चले गए थे, फिर इंडिया में आए, हो सकता है फिर प्रेम उनका उजागर ना हो जाए, चले जाए, तो ऐसे लोगों को सबके दायरे से देखेंगे। तो ऐसे लोगों को जो नागरिकता का प्रावधान किया गया कि जो भारत से जा करके फिर वापस आते हैं, वो अनुच्छेद 7 के तहत उनको नागरिकता प्राप्त हो। ये था पाकिस्तान के संदर्भ। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान को छोड़ करके विश्व के अन्य देशों में भी रह रहे थे, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, ऐसे लोगों के संदर्भ में। तो क्या वे भारत के नागरिक होंगे? वे तो गए थे, 5 साल वाली कंडीशन तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, ना पूर्ण रूप से रह रहे हैं, आंशिक। कोई एक डॉक्टर था और ब्रिटेन में 20 सालों से रह रहा है, अमेरिका में 10 सालों से रह रहा है, तो क्या भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे में अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 8 क्या था? आर्टिकल 8
अनुच्छेद 8 पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता क्या था? पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता, लोगों के संदर्भ में नागरिकता। पाकिस्तान को छोड़ करके अन्य देशों में रहने वाले लोगों के संदर्भ में नागरिकता। एक्सपेक्ट पाकिस्तान लिव इन अदर कंट्री प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप मतलब पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले लोगों के संदर्भ में क्या सिटीजनशिप का क्या प्रोविजन है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में इसमें कहा गया कि पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अन्य देशों में कोई भी व्यक्ति वहां पे रह रहा है, ठीक है ना, 10 साल से रहा, 15 साल से रहा, 20 साल से रहा, वो भारत का नागरिक होगा, बशर्ते एक कंडीशन है, और वो कंडीशन दी गई है आर्टिकल 9 में। अनुच्छेद 9 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 9 कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति स्वतः ही किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अब समझ में आ गया होगा आपको कि आर्टिकल 8 के तहत तो किसी भी देश में का वो व्यक्ति है रह रहा नागरिक होगा, चाहे किसी भी रूप में। अगर उसने स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत का नागरिक नहीं होगा। इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ एनी पर्सन एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्री विदाउट परमिशन हिज इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेट। अगर कोई भी, ठीक है ना, इफ एनी पर्सन एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्री विदाउट परमिशन हिज इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेट, उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम हो गया होगा कि संविधान के लागू होने के समय अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6, 7 में क्या था? पाकिस्तान के संदर्भ में नागरिकता। अनुच्छेद 8 में था पाकिस्तान को छोड़ करके विश्व के किसी भी देश में कोई भी भारत का नागरिक रह रहा था उसके संदर्भ में क्या नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिकता ग्रहण किया है और किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता भारत की स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना। कंटिन्यूएशन ऑफ द सिटीजनशिप, कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का बना रहना। ये क्या है भाई? किसी भी व्यक्ति की जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू बनी रह सकती है। वो किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर भी लेता है तो ग्रहण कर नहीं लेता, नागरिकता है, नागरिक है। कोई देश अगर हमको
अपनी नागरिकता दे देता, हम लेते नहीं हैं, दोनों में अंतर है। हमको मान लीजिए अमेरिका वालों को बहुत हम पसंद आ गए, हम अमेरिका वालों को पसंद आ गए, अमेरिका वालों ने कहा कि एनी मॉडल सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये हमारे देश के नागरिक होंगे, हम इनको नागरिकता देते हैं। और हमने नहीं कहा कि हम अमेरिका की नागरिकता लेते हैं, उसने दे दिया, तो ऐसे में हमारी नागरिकता बनी रह सकती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको विदेशों के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ और भी चीजों में, मामलों में हम लोग, भारत के बाहर कोई विदेशी व्यक्ति है, उसको हम लोग नागरिकता दे देते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत से ऐसे भारतीय लोग हैं जो ब्रिटेन में हैं, अमेरिका में बड़े बड़े उद्योगपति, धनाढ्य लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि वे लोग भारत में आए, इसीलिए तो हम लोग 2002 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन होता है, और उसमें हम लोग उन भारतीय मूल के लोगों को बुलाते हैं जिनके दादा बाबा कभी भारत में रहे। उनको हम लोग क्या करते हैं, इस धरती पे बुला करके उनका मान सम्मान करते हैं, उनके होम डिस्ट्रिक्ट, होम गृह में ले जाकर के भारत सरकार खुद घुमाती है। भारत सरकार ने एक योजना चलाई है भारत दर्शन के नाम से। कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है ना, और भारतीय मूल का है, तो वो भारत के तीर्थ स्थलों को साल में 2 बार दर्शन के लिए भ्रमण कर सकता है, और उसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? भारत सरकार उठाएगी। ये केवल करने का उद्देश्य ही होता है कि उन लोगों को हम अपनी सरजमी को याद दिला सके, वो कुछ ना करे तो हमारे देश में निवेश कर। भाई वे आए, देखा कि अच्छा हमारा गांव यही था, यहीं पे हमारे पिताजी या हमारा बचपना यहीं पे पला है, और यहाँ पे तो बहुत गरीबी है, पैसा है, दे दिया 10-20 करोड़ रुपए, गांव का विकास हो जाएगा, विद्यालय खुलवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, फंड दे दिया, कोई इंडस्ट्री लगा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि आइए, उनको आंशिक रूप से भी हम लोग नागरिकता दे देते हैं। आइए, आप ही का देश है, आप अपना मतदान कीजिए। जब मत देता है तो उसको विश्वास होता है तो अपना ही देश है, मतदान कीजिए, आप सरकार बनाइए, बिगाड़िए। तो हम ऐसे लोगों को, भारत सरकार एक सीमित दायरे में जाकर के इन लोगों को नागरिकता प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 10 के तहत हम लोग ऐसे लोगों को नागरिकता दे सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों का? एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना? कंटिन्यू, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अनुच्छेद 1 और बचा है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 लिख लीजिएगा। नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की संसद को शक्ति। नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की संसद को शक्ति। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ relating to citizenship, to make law relating to citizenship। संसद को, ध्यान रखिएगा, नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आई थिंक कि आप लोगों ने सभी आर्टिकल्स को समझ लिया होगा, आर्टिकल से 11 तक हो गए। अब बात हम लोग करते हैं नागरिकता अधिनियम। इसे ही अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके देश की स्वतंत्रता के बाद, कब? 1955 में नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, है ना? Citizenship Act 1955 was passed in 1955। ध्यान रखिएगा, 1955 में ये नागरिकता जो अधिनियम है
ये पारित किया गया। इसके तहत भारत में नागरिक कौन होगा, इसमें बहुत व्यापक स्तर से प्रावधान किया गया कि कौन हो सकता है और कौन नागरिक नहीं हो सकता। इस अधिनियम में फिर समय समय पर संशोधन किए जाते रहे और जो अंतोगत्वा जो संशोधन हुआ है, जो 2014 में संशोधन किया गया नागरिकता से संबंधित, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा तकलीफदायक था कुछ लोगों के लिए। ये क्या था, अब नागरिकता से संबंधित कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक सुना होगा एनआरसी। एनआरसी का मुद्दा, एक CABA, एक क्या है CAA। एनआरसी आप लोगों ने सुना होगा कि एनआरसी क्या है। पूरे देश में एनआरसी को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। ये है क्या एनआरसी? एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या भारतीय नागरिकता रजिस्टर, है ना, भारतीय नागरिकता रजिस्टर। भारतीय नागरिकता रजिस्टर एक क्या बल्ला है भाई? अब इस बला को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका विरोध क्यों हो रहा था एनआरसी को लेकर। ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इस पे आप लोग देखते हैं खूब घमासान होता है ना। और दिल्ली के जो है एक शाहीन बाग में मुस्लिम औरतों के द्वारा कोविड के पहले 2019-20 में खूब प्रोटेक्शन किया गया था। फिर कोविड आ गया तो उन महिलाओं को जबरदस्ती वहां से किसी तरीके से हटाया गया। वही एनआरसी का मुद्दा था। क्या एनआरसी था, आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। दरअसल में जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे जो पड़ोसी देश थे, उन पड़ोसी देशों के साथ हमारी बहुत मजबूत बाउंड्री नहीं थी, तो आवागमन लगा हुआ था। तो ये हुआ कि हम लोग किसी देश के नागरिकों की पहचान कैसे करेंगे? अगर कि कोई बच जा रहा है और हमारे देश का कोई दूसरे देश में बच जा रहा है तो उसकी समस्या है, लेकिन हमारे देश में आकर के कोई बस जा रहा है तो हमारे देश की समस्या है। और सबसे ज्यादा भारत में बसने वाले कोई रिफ्यूजी हैं तो कौन है? बांग्लादेशी। क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री मजबूत नहीं हुई थी। 2000 जाकर के, ध्यान रखिएगा, संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा हम लोगों ने भारत और बांग्लादेश की कुछ सीमाओं को, कुछ भूमि को लेन देन करके फिर जो है बाउंड्री की जो विवाद थे उसको सुलझाया और फिर वहां पे बाउंड्री बना रहे हैं। अभी तक कोई मुद्दा सुलझा ही नहीं था। नहीं सर, तो ये सब है क्या? सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं ना, ये जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल में अगर हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बात करें, एक मिनट हो जाइएगा, अगर हम थोड़ा सा बात करें यहां पर, ये भारत है मान लीजिए भाई, नक्शा उक्शा जैसे बन जाता है आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये भारत है, अभी पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर आपका भूटान है, नेपाल है, लगा हुआ है, आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पे बाउंड्री अच्छे से नहीं है। पाकिस्तान से तो थोड़ा सा शुरू से ही वैमनस्यता थी, तो हम लोगों ने बाउंड्री वहां पे जल्दी बनाने की कोशिश की। बांग्लादेश के संदर्भ में ऐसी चीजें नहीं थी, तो यहाँ पे बाउंड्री का निर्माण बाकी। अब क्या है कि लोग आ जा सकते हैं एक दूसरे की सीमाओं में। तो होगा ये कि जब 1951 की जनगणना हुई, देश की स्वतंत्रता हुई 1947 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 की जनगणना हुई। उस जनगणना में एक प्रावधान किया गया और उस प्रावधान में भारत सरकार ने जितने भी राज्य थे उन राज्यों से एक निवेदन किया कि आप सभी लोग जनगणना के साथ साथ एक परिवार रजिस्टर का नकल बनाएं। मतलब भारत का कौन नागरिक है उसको आप मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। उसी को ही भारतीय नागरिक रजिस्टर कहा गया। हर यार रजिस्टर, हर जो है गांव का एक रजिस्टर होता है, हर गांव में होता है, और उसमें पंजीकरण होता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी के घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका क्या उसमें चढ़ाने का काम होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ परिवार में, किसी की मृत्यु हो जा रही तो उसे डिलीट किया जाता है।
किसी की शादी हो जा रही है तो कोई उस घर का मेंबर बन जाता है तो उसका होता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर का नकल कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर लोग मुकदमा वगैरह भी लड़ते हैं, परिवार नकल के आधार पर। मान लीजिए जैसे परिवार में क्या हुआ, किसी से शादी हुई और पत्नी का नाम, सीधी सी बातें हैं, गांव के नाम में तुरंत वो ऑटोमेटिक जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसके अंदर में रजिस्टर होता है, वो क्या करता है, उसको स्वतः ही उसको चढ़ा देता है। ये उसका कर्तव्य, दिस इज देयर ड्यूटी, उसकी जो है एक ड्यूटी है, वो करता है। अब मान लीजिए कि उस औरत को छोड़ना चाह रहा है कि नहीं इनसे, तो पत्नी क्या करती है, अगर वो देख लेती है वहां से परिवार रजिस्टर का नकल निकाल करके वो कहती है कि मेरी शादी हुई थी, इसके देखिए हम उनके परिवार के सदस्य थे, अब ये हमारे साथ नहीं रहना चाहते। इन मजबूती के लिए वहां पे ये सब चीजें होती हैं। बहरहाल हाँ, एनआरसी तो ये हुआ कि 1951 प्रत्येक गांव का एक रजिस्टर बनेगा, उसमें एक नॉमिनेशन होगा कि फला फला व्यक्ति कौन कौन होगा, और फिर उसके जितने भी संतानें होंगी उनका लेखा जोखा क्रम वाइज चलता जाएगा। ठीक है ना। अब 1991 में मान लीजिए किसी गांव में 1991 में 10 परिवार रजिस्टर्ड थे, अब उसी 10 परिवारों के बाद थोड़ा चलता चला जाएगा। ठीक है ना। अब कोई मान लीजिए 35 साल के बाद उसमें कोई गांव व्यक्ति आ गया, अब उसका उसमें कुटुंब रजिस्टर में कोई नाम ही नहीं है, तो उसका नामकरण वहां पे नहीं होगा, क्योंकि तो पैतृक थी चीजें ने। अब हुआ क्या, हुआ एक ऐसे ही, ठीक है ना, कोई व्यक्ति अब शुरू से परिवार रजिस्टर में जो बन गया, 1951 की जनगणना का आधार बनाया गया, जो होंगे वही पात्र होंगे। अब 1981, 61 में, 71 में, 51 में, 91 में कोई भी अगर आ रहा है तो उसमें कोई मतलब नहीं, उसमें जो परिवार रजिस्टर है उसी का उसमें नामकरण। गांव में अदर व्यक्ति आता है तो उसका उसमें नामकरण है ही नहीं। ये था हमारा एनआरसी। और इसके आधार पर यह हुआ कि जो है, जो भाजपा गवर्नमेंट आई, इसने कहा कि 2014 के पहले, 2014 के पहले जो लोग, वही लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे जिनका क्या है, एनआरसी में नाम होगा। मतलब इस रजिस्टर में नाम जिनका होगा वे भारत के क्या होंगे, नागरिक। यही तो उन्होंने कहा। ये बात नहीं कि जो नहीं होगा तो नागरिक नहीं होगा, जो इसमें होगा वो भारत का नागरिक होगा, उसको नागरिकता होगी। अब इसके आधार पर बहुत से ऐसे परिवार थे, खासकर में वो परिवार जो बहुत ज्यादा पिछड़े थे, अशिक्षित थे, एससी एसटी या महिला जो है माइनॉरिटी में, जैसे मुस्लिम परिवारों में अशिक्षा थी, तो कोई परिवार रजिस्टर पे कभी कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसका नामकरण है भी कि नहीं है। कई जो है पीढ़ियों से वो अपडेट ही नहीं हुआ, वो छोटा का छोटा ही रह गया। अब वो छोटा का छोटा रह गया। अब बताइए, अब ऐसे में लोग दौड़ करके देखने लगे क्या मेरा परिवार रजिस्टर में नकल में है, पता लगा कि उनका नाम ही नहीं है। भैया सरकार के इस नियम के अनुसार जिसका नाम नहीं है तो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अच्छा, ये तो केवल मुस्लिम ही नहीं, इसमें बहुत से ऐसे वो भी परिवार थे, आप लोगों में भी जितने लोग हैं, हो सकता है आप अपने उस रजिस्टर में देखें तो हो सकता है आप ही का नाम छूटा हो, आप ही का नाम छूटा हो, बच्चों का नाम छूटा हो। अब पता लगा कि अगर वो उसको एक कानून को बना लिया जाए तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भारत में रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। अच्छा, अब इसी ही अधिनियम में सरकार ने एक और प्रावधान किया, कहा कि ऐसे लोग पाकिस्तान को छोड़ करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वे लोग भारत में आकर के रह सकते हैं। अल्पसंख्यक में क्या, मुस्लिमों को छोड़ करके अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, ये लोग भारत में आकर के रह सकते हैं। इनको भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। अब इन लोगों को स्वाभाविक शिक्षक होना स्वाभाविक था कि अगर ये लोग आएंगे, ध्यान रखिएगा, भारत की जो आबादी है उसका 2.4% लोग भारत के बाहर भारतीय मूल या भारतीय के रूप में रहते हैं। एनआई कितना, 2.4% कुल हमारी पॉपुलेशन का, इतने लोग भारत के बाहर रहते हैं। अगर हम
संख्या की बात करें तो कम से कम 3 करोड़ से अधिक की जनसंख्या। इस 3 करोड़ से अधिक की जनसंख्या की हम बात करें तो अगर एक पड़ोसी राज्यों में, जो देशों में कुछ अगर लोग इस आधार पर आ रहे हैं, हम कहते 3 करोड़ नहीं 1 करोड़ आ जाए, जिनका ना कोई घर है ना द्वार है, कहां रखेंगे? कहां पे उनको आवास देंगे, कहां पे रहने के लिए देंगे, कौन सा रोजगार देंगे? आज भी हमारे देश में ये बेरोजगारी का ये आलम है, क्या करेंगे? तो उन लोगों को स्वाभाविक साथ डर पैदा होगा, अगर ये लोग आएंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, और जो भारत की नागरिक नहीं है वे जाएंगे भी, वे क्या है, वो जाएंगे भी। इसमें सबसे ज्यादा जाने वाले कौन होंगे? इसी को आधार बना करके कि ये एनआरसी का मुद्दा, ये एनआरसी नहीं लागू होना चाहिए, जो शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, उसमें कुछ हिंदू परिवार भी थे जो पिछड़े थे, एससी एसटी वर्ग में थे, जिनका भी नाम उसमें एनआरसी में नहीं था। जो प्रबुद्ध वर्ग है, जागरूक इंसान है, वो तो अपना काम करा लेता, भैया हमारा उस एनआरसी वाला परिवार है, हाँ ठीक है साहब आपका, तो उनका कर देता। और कुछ लोगों ने मांगी नहीं रखी तो कभी अपडेट नहीं हुआ, मान लीजिए 5 साल से अपडेट नहीं हुआ, तो आगे भी जो आता है तो वो तो कह देता कि वो आगे अपडेट नहीं था तो हमने अपडेट नहीं किया। अब पता लगा कि जो छोड़ करके चला गया था उसकी मृत्यु हो गई, अब उस पर कौन सा मुकदमा होगा, कौन सी उसको चीजें होंगी? गलतियां तो हो गई ना, प्रशासनिक गलतियां जो हो गई तो हो गई, एक टेक्निकल इश्यूज थे। चलिए, जब इस चीज को कहा गया तो सबसे पहले इस चीज को, एनआरसी को लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना था वो वही बना था असम। कौन बना था? असम। असम ने एनआरसी को 1951 में ही लागू कर दिया, यद्यपि अन्य राज्यों ने भी लागू किया, लेकिन उतनी दृढ़ता के साथ लागू नहीं किया, ठीक है ना। इसीलिए तो आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा नहीं रहता है, हुआ नहीं हुआ, क्या है कैसे है। चलिए, तो एनआरसी आपको मालूम हो गया क्या डिस्प्यूट था, आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, सीएबी क्या है? 2014 में ये आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था, जिसे कहते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक, बिल को क्या कहते हैं? विधेयक। और विधेयक किसे कहते हैं? ऐसे प्रस्ताव जो संसद में रखे जाते हैं, जब तक वे पास नहीं होते हैं तब तक वे विधेयक कहलाते हैं, बिल कहलाते हैं, और जैसे ही संसद के द्वारा वो पारित कर दिए जाते हैं वे एक्ट बन जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये बिल था और ये एक्ट था। जब ये रखा गया संसद में तो हल्ला होने लगी सीएबी के रूप में कि सीएबी नहीं लागू होना चाहिए, नहीं पारित होना चाहिए। फिर ये पारित हो जाता है संसद में, क्योंकि सरकार की का बहुमत था, वो क्या बन गया? सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ये है सीएबी और ये है सीए। जब ये बन गया तो इसे लागू करने की भी बातें होने लगी, और इसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, और कोविड के दौरान भारत सरकार ने इसे धीरे से लागू भी कर दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी दृढ़ता के साथ नहीं किया जा रहा। बहुत से ऐसे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऐसे कानून हैं जो संसद के द्वारा तो बनाए तो गए हैं, लेकिन दृढ़ता के साथ उसे आज भी लागू नहीं किया जाता। अभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए तो 1960 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था, जो है, आप लोगों ने सुना होगा, मृत्यु भोज। मृत्यु भोज का नाम सुना है? तेरही मृत्यु भोज अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें एक आ गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर भोज का आयोजन नहीं करेगा। 1960 में मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा, लेकिन क्या वो रुका हुआ है? चल रहा है। उसमें व्यवस्था ये थी कि गांव का जो चौकीदार है और गांव का जो ग्राम सेवक है, प्रधान है, ये सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर कोई इस तरीके का आयोजन करता है तो वे स्थानीय
जो है थाने में जाकर के इसकी शिकायत करेंगे और वो पुलिस आकर के उसे रोक देगी। ये प्रावधान है, उपबंध है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। निषेध 11 में ये उपबंध था, नागरिकता से संबंधित संसद को विधि बनाने की शर्त। नागरिकता से संबंधित संसद विधि बना सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है, नया कानून बना, मतलब जो भी कानून बनाना है वो किसके पास है अधिकार, वो पार्लियामेंट के पास है। ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास नहीं। कौन करेगा? संसद। संसद के पास इसके से संबंधित विधि बनाने की शक्ति, और इसी विधि बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना, जो कई बार संशोधनों के बाद और जो है फिर 2014 में फिर एक नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर लाया गया। ठीक है, उस नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये बताता कि एनआरसी का मुद्दा सीएबी और सीएए क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। इस तरीके से संविधान का भाग 2 समाप्त करने की घोषणा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन फिर बनते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के कमेंट कर सकता है, बातें कर सकता है, या फिर आप लोग हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अब दूसरी क्लास के लिए, ठीक है ना, रेडी हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।